नमस्कार प्यारे बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेस में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 12वीं क्लास की हिंदी बुक वितान भाग 2 के पाठ 2 जूझ, जो आनंद यादव जी द्वारा लिखित है, इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले हम इस पाठ की समरी कर चुके हैं। आशा करती हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। यदि वो नहीं देखी है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं। और ये आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर भी मिल जाएगी, आप आसानी से देख सकते हैं। तो आइए इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, जो शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। यानी जो कथा का जो नायक है, क्या वो इसकी विशेषताओं को उजागर करता है। जूझ का साधारण अर्थ है जूझना अथवा संघर्ष करना। यह उपन्यास अपने नाम की सार्थकता को सिद्ध करता है। यानी इसमें जो कथानायक है, यानी जो लेखक है, इसमें अपनी पढ़ाई के लिए, अपने पढ़ने के लिए जूझता हुआ नजर आता है। तो यह अपने नाम की सार्थकता को सिद्ध करता है। कथानायक का जो चरित्र जूझ उपन्यास के प्रस्तुत पाठ में दर्शाया गया है, उसमें उनकी पाठशाला जाने की प्रबल इच्छा शक्ति और इच्छा पूर्ति के लिए संघर्ष गाता है। संपूर्ण उपन्यास कथानायक के संघर्ष को रेखांकित करता है। उपन्यास का कथानायक भी जीवन भर स्वयं से और अपनी परिस्थितियों से जूझता रहता है। यह शीर्षक कथानायक के संघर्षशील वृत्ति का परिचय देता है। हमारे कथानायक में संघर्ष की भावना है। वह संघर्ष करने के लिए मजबूर है, लेकिन उसका यह संघर्ष ही उसे एक दिन पढ़ा लिखा इंसान बना देता है। इस संघर्ष में भी उसने आत्मविश्वास बनाए रखा। यद्यपि परिस्थितियां उसके विरुद्ध होती हैं, तथापि वह अपने आत्मविश्वास के बल पर इस प्रकार की परिस्थितियों से जूझने में सफल होता है। वास्तव में कथानक की संघर्षशीलता ही उसकी चारित्रिक विशेषता है। उपन्यास के शीर्षक से यही केंद्रीय विशेषता उजागर होती है। यानी जो लेखक है वो इसमें पूरी तरह से जूझता हुआ नजर आता है। तो ये जो इसका जो शीर्षक है वो उसकी केंद्रीय विशेषता को उजागर करता है। दूसरा प्रश्न है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। लेखक की पाठशाला में मराठी भाषा के अध्यापक सोंदलेगेकर कविता के अच्छे रसिक व मर्मज्ञ थे। यानी कविता के वो अच्छे जानकार थे। वे कक्षा में सस्वर कविता का पाठ करते, पढ़ाते समय वे स्वयं कविता में पूरी तरह से डूब जाते थे तथा लय, छंद, गति, यति, आरोह, अवरोह का ज्ञान कराते थे। यानी उसमें कैसी गति होनी चाहिए, कहाँ रुकना है, कहाँ ऊंची आवाज़ करनी है, कहाँ नीची करनी है, इस तरह का उन्हें अच्छे से ज्ञान था और वो बच्चों को भी इस तरह का ज्ञान करवाते थे। लेखक इनको देखकर बहुत प्रभावित हुआ। मराठी के साथ उन्हें अंग्रेजी की भी अनेक कविताएं कंठस्थ थी, यानी उन्हें अच्छे से याद थी। इससे पहले उसे कवि दूसरे लोग के जीव लगते थे। सोंदलगेकर ने उसे अन्य कवियों के बारे में भी बताया। वह स्वयं भी कवि थे। इसके बाद आनंद को यह विश्वास हुआ कि कवि उसी तरह के आदमी ही होते हैं। एक बार उसने देखा कि उसके अध्यापक ने अपने घर की मालती लता पर ही कविता लिख दी। तब उसे लगा कि वह अपने आसपास के दृश्यों पर कविता बना सकता है। इस प्रकार उसके मन में स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास पैदा हुआ। तीसरा प्रश्न है, श्री सोंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। एक दूसरा प्रश्न बनता है, सोंदलगेकर के व्यक्तित्व के आधार पर किसी अध्यापक के लिए आवश्यक जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालिए। यानी सोंदलगेकर के व्यक्तित्व को देखकर, यानी अध्यापक के लिए जो आवश्यक जीवन मूल्य हैं उन पर प्रकाश डालना है। श्री सोंदलगेकर मराठी भाषा के अध्यापक थे। वे कविता के अध्यापन के साथ कविता गाया भी करते। वे मराठी भाषा का अध्यापन बड़े ही सुरुचि ढंग से करवाते थे। उनके पढ़ाने का तरीका सबसे अलग था। पढ़ाते समय वे पूरी तरह से पढ़ाई में ही रंग जाया करते थे। वे छंद की बढ़िया चाल और सुरों का उन्हें अच्छे से ज्ञान था। उस पर मीठा गला। वे गा गा कर कविता पाठ करवाते। वे सबसे पहले कविता गा कर सुनाते और फिर बैठे बैठे ही अभिनय करते और कविता के भावों को ग्रहण करवाते थे। यानी पहले कविता को गाकर सुनाते और फिर बैठकर ही एक्टिंग करते हुए जो कविता के भाव हैं वो बच्चों को ग्रहण करवाते थे। जब कक्षा में मास्टर जी कविता गाते हैं तो लेखक उन्हें ध्यान से
ध्यान लगाकर सुना करते। मास्टर जी स्वयं भी कविता किया करते, कभी कभी वे अपनी भी कोई कविता सुना दिया करते थे कक्षा में ही। लेखक मास्टर जी से इतने प्रभावित हुए कि वे स्वयं भी कविता को गाने लगे। उन्होंने लेखक को छंद, लय, अलंकार, भाषा, शैली और शुद्ध लेखन के बारे में समझाया। उनके अध्यापन की इन्हीं विशेषताओं के कारण कवि के मन में कविता के प्रति रुचि पैदा होने लगी। चौथा प्रश्न है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? यानी जब तक लेखक को कविता करनी नहीं आती थी और कविता उसको अच्छी नहीं लगती थी, उससे पहले और जब वो कविता लिखने लगा, कविता उसको अच्छी लगने लगी, उस पहले और बाद की धारणा में क्या बदलाव आया वो हमें यहाँ लिखना है। तो इसका उत्तर है, कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक को जानवर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। उसे ऐसा लगता था कि कोई न कोई हमेशा साथ में होना चाहिए। उसे किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। अगर काम करते समय कोई साथ नहीं है तो उन्हें बोरियत होती थी, इसलिए कोई न कोई साथ होना चाहिए। कविता के प्रति लगाव के बाद उसे अकेलेपन से ऊब नहीं होती। अब वह स्वयं ही खेलना सीख गया था। पहले की अपेक्षा अब उसे अकेला रहना अच्छा लगने लगा। इस स्थिति में वह ऊंची आवाज़ में कविता गा सकता था, वह अभिनय भी करता, वह थुई थुई करके नाचता भी था। अब इस तरह उसे अकेलापन आनंद देने लगा था। अगला प्रश्न है पांचवा, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तो तर्क सही उत्तर दें। मेरे ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया बिल्कुल सही था, क्योंकि लेखक को पढ़ने की इच्छा थी जिसे दत्ताजी राव ने सही पहचाना। उसकी प्रतिभा के बारे में दत्ताजी ने पूरी तरह जान लिया था। वैसे भी लेखक को पढ़ाने के पीछे दत्ताजी राव का कोई स्वार्थ तो था नहीं, जबकि लेखक के पिता का पढ़ाई लिखाई के बारे में रवैया बिल्कुल गलत था। वास्तव में लेखक का पिता अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे को नहीं पढ़ाना चाहता था। उसे पता था कि यदि उसका बेटा स्कूल जाने लगा तो उसे ऐश करने के लिए समय नहीं मिलेगा, न ही वे टकमाबाई के पास जा सकता था। इसलिए हमें दत्ताजी राव और लेखक का रवैया पढ़ाई के संबंध में बिल्कुल ठीक लगता है। छठा प्रश्न है, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? अनुमान लगाकर बताना है। तो अनुमान लगाए क्या है, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यानी वो दत्ताजी राव के पास गए थे सिफारिश लेकर, जिसमें उसके पिता को नहीं पता था कि वो उसके पास गए हैं। तो ये एक तरह से झूठ ही था कि वो किसी तीसरे आदमी से अपने उस पिता पर पढ़ाई के लिए दबाव डलवा रहे हैं। तो यदि दोनों ने झूठ का सहारा नहीं लिया होता तो दत्ताजी राव उसके पिता पर दबाव नहीं दे पाते। लेखक पिता द्वारा दिए गए काम ही करता था, उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती थी, वह सारा जीवन खेती में ही लगा रहता। इस झूठ के बिना हमें यह प्रेरणादायक कहानी भी नहीं मिल पाती। इस तरह कभी कभी एक झूठ भी मनुष्य व समाज का विकास करने में सक्षम साबित होता है। तो ये थे हमारे पाठ 2 जूझ के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। यदि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे ही हर पाठ के भी जब भी क्वेश्चन आंसर आए या पाठ के कोई भी आगे वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और